हाय। तो कॉम्पिटिशन्स भी ख़त्म हो गए। काफ़ी प्रोक्रास्टिनेट कर लिया कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कब बनाऊंगा कब नहीं बनाऊंगा। अब मेरे पास आई गेस कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचा है लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट ना बनाने का। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ बेसिक्स अराउंड ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन को लेके। किसी भी चीज़ को अगर आप हाफ हार्टेडली करते हो, विच मीन्स कि आप शुरू ही ऐसे कर रहे हो कि यू आर नॉट गोइंग टू अचीव इट, तो आप कभी भी उसमें अपना 100% नहीं दे पाओगे। इसीलिए स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग में, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इवन स्ट्रेंथ बिल्डिंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस जहाँ पे आप एकदम से कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप सोच के चल रहे हो कि कोई फिज़ीक एक पर्टिकुलर इंसान नेचुरली अचीव नहीं कर सकता, तो आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। आपको इस बात से कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इंस्टेड आपको खुद पे ध्यान देना चाहिए कि आप कैसे बेटर हो सकते हो। तो इसलिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक मूवी देख सकते हो। उस मूवी का नाम है, वो एक अमेरिकन बॉक्सर पे है। ही गेट्स इंजर्ड वेरी बैडली एंड देन द डॉक्टर सेज कि यू आर नेवर गोइंग टू बॉक्स अगेन। उस इंसान की क्लिप है लिटरली जिसमें वो कह रहा है कि डॉक्टर, यू डोंट अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ मैन आई एम गोइंग टू बॉक्स अगेन। और वो विद इन 1 year to 13 months में वापस आता है एंड देन ही विंस 5 championships, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स लेटर ऑन। आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो एक ऐसी चीज़ में विच इज़ नॉट इनहेरेंटली डेंजरस। आपको बस अपने खाने पे ध्यान देना है, वर्कआउट करना और टाइम देना है इस प्रोसेस को। ये हो सकता है पॉसिबल या नहीं है, उसमें फंसे हो। तो ये सब छोड़ के बस प्रोग्रेशन पे ध्यान दो और टाइम देने पे ध्यान दो। आपको खुद नहीं पता कि आप कितनी लेवल ऑफ स्ट्रेंथ और एक गुड लुकिंग फिजिक अचीव कर सकते हो। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें रहेंगी कि जैसे किसी के इंसर्शंस बेटर होंगे, एस्थेटिकली किसी की फिजिक ज़्यादा बेटर दिख सकती है, बट कितना अमाउंट ऑफ मसल मास आप पुट ऑन कर सकते हो, कितनी स्ट्रेंथ आप डेवलप कर सकते हो, वो टोटली आप पे डिपेंड करेगा। वो अगर आप 4-5 ईयर्स से ट्रेनिंग कर रहे हो और आपको लगता है आपकी डिसेंट स्ट्रेंथ है, विच मीन्स आप अराउंड 200 kgs डेडलिफ्ट कर ले रहे हो, 120 kgs की बेंच है, एंड देन यू कैन ऑल्सो स्क्वाट 140 kg प्लस, और आपको लग रहा है कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, बट यू डोंट थिंक कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिक आप नेचुरली अचीव कर पाओगे, तो आई वुड सजेस्ट कि ट्राई एंड गेट स्टेज रेडी लीन एक बार अपनी लाइफ में। अब ये आप खुद से भी कर सकते हो, ट्रैक करके अपनी पूरी प्रोग्रेस, न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग। तो आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, आप हाफ हार्टेडली नहीं कर सकते इस प्रोसेस को। या फिर यू कैन जस्ट गेट अंडर अ कोच, उसे बोलो कि मुझे स्टेज रेडी लीन होना है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी आपने कितनी मसल्स पुट ऑन करी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेनिंग पार्ट। अगर आप बस अभी स्टार्ट आउट कर रहे हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि कंपाउंड लिफ्ट्स को लो, जो मेन कंपाउंड लिफ्ट्स सब जानते हैं, और उसमें अपनी टेक्निक बेटर करने पे ध्यान दो। स्टार्टिंग के 1-2-3 महीने आपको सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मशीन्स यूज़ मत करो, उसे करो यूज़, बट वो आपके लेटर हाफ द सेशन में आनी चाहिए। बिकॉज आई डोंट थिंक मशीन्स में आपको फॉर्मिंग टेक्निक पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत है। पाथ वे डिसाइड है, सब कुछ पहले से ही सेटअप है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एज मच। बट अगर आप इनिशियली अपने स्टार्टिंग डेज में अपनी टेक्निक्स एकदम अच्छे से सीख लेते हो, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू लेटर ऑन। और एक चीज़ पे मुझे बात करनी है, जो है नोइंग वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सारे लोग जो अभी स्टार्ट आउट कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि उनको लगता है कि जस्ट बिकॉज उन्होंने सब कुछ सीख लिया, कैन डू एवरीथिंग, और वो बस जानने में चीज़ों को ज़्यादा टाइम लगा देते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट वर्किंग ऑन इट। अगर कोई इंसान है जिसे साइंस नहीं पता किसी चीज़ की, बट वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए उस पर वर्क कर रहा है, इट्स गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल फॉर हिम, एंड ही इज़ गोइंग टू बिल्ड a better physique
than someone who knows maybe 100x better than him, but वो बंदा अपनी बॉडी पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो सजेशन रहेगा, जानना चीज़ों को ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इम्प्लीमेंटेशन करना। अब बिगनर्स के बाद आते हैं इंटरमीडिएट टू एडवांस लिफ्टर्स। मान लिया आपको काफ़ी टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए, तो अब आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा एक ऐसी स्प्लिट चूज़ करना जो साइंस बेस्ड बेस्ट नहीं है, बट आपके लिए बेस्ट है। विच मीन्स कि आप उस सेम स्प्लिट को वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ, सालों तक रेगुलर कर सकते हो विदाउट फेल, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर वर्क, स्कूल और कॉलेज स्केड्यूल जो भी है। तो उसके लिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा आप कितने डेज अ वीक वर्क करना चाहते हो। अगर आप सिर्फ 2 डेज अ वीक वर्क कर सकते हो तो फुल बॉडी स्प्लिट बेटर रहेगी, विच मीन्स कि आप दोनों दिन फुल बॉडी कर रहे हो। 3 दिन के लिए भी आई गेस फुल बॉडी इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर 4 डेज है तो आप एक दिन अपर फोकस, एक दिन लोअर फोकस्ड और बाकी के 2 दिन फुल बॉडी कर सकते हो। इसमें आप स्ट्रेंथ फोकस डेज अलग रख सकते हो और वॉल्यूम फोकस डेज अलग रख सकते हो। अगर 5 डेज अ वीक है तो एक अपर लोअर एंड देन पुश पुल लेग स्प्लिट बेस्ट वर्क करती है। और अगर आप 6 डेज अ वीक ट्रेन करना चाहते हो तो पुश पुल लेग्स एंड देन अगेन पुश पुल लेग्स, जिसमें फर्स्ट 3 डेज में आप स्ट्रेंथ फोकस्ड वर्क कर सकते हो और उसके बाद वॉल्यूम फोकस्ड वर्क लेटर हाफ ऑफ द वीक में कर सकते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अ, पूरे हफ्ते अगर आप अपनी स्ट्रेंथ टू द मैक्स पुश करने की कोशिश कर रहे हो तो आपका एक तो मोटिवेशन भी डाउन जाना शुरू होगा, बिकॉज आप सेम स्ट्रेंथ थ्रू आउट द वीक मेंटेन नहीं कर पाओगे, स्पेशली कंसिडरिंग कि आप खुद को मैक्स लिमिट्स तक पुश कर पा रहे हो और एक्सर्शन बिल्डअप होगा धीरे धीरे। तो इट्स बेटर कि आप इसको स्पेस्ड आउट या फिर एक बेटर स्ट्रक्चर्ड वे में डिवाइड कर पाओ। आपको कितने डेज अ वीक ट्रेन करना है, आपने ये अब डिसाइड कर लिया। नाउ यू वांट टू ट्रेन फॉर स्ट्रेंथ, तो वो आप कैसे कर सकते हो? मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक टॉप सेट करो, टॉप हैवी सेट, और फिर उसके बाद बैक ऑफ सेट्स करो और एक आरपी बेस्ड अप्रोच फॉलो करो। आरपी होता है रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, विच सिंपली मीन्स कि आप कितने फटीग फील कर रहे हो या फिर आप कितने रेप्स और कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। RP10 मतलब होता है ऑल आउट मैक्स एफर्ट। अगर आप RP8 पे वर्क कर रहे हो, विच मीन्स कि आप शायद 2 रेप्स और कर पाते, बट इसके साथ एक इशू है कि यू नेवर नो कि कब आप 2 रेप्स या 3 रेप्स शाय ऑफ फेलियर हो। तो इसके लिए आप एक हैक यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट वीक में आप एक मैक्स आउट टॉप सेट कर सकते हो, विच मीन्स कि अगर मैं बेंच प्रेस का एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैंने 4 रेप्स करे 100 kg से और उसके बाद मेरे से एक भी रेप और नहीं लगा, तो नेक्स्ट वीक में मैं क्या कर सकता हूँ, कंजिक्यूटिव वीक्स में फॉर 4 to 5 वीक्स मैं RP8 या 9 पे वर्क कर सकता हूँ। आई नो कि 4 रेप मेरी लिमिट है उसके साथ, तो अब मैं 2x2 या फिर 2x3 ऐसे करके RP8 या RP9 पे वर्क कर सकता हूँ। एंड देन उसके बाद मैं बैक ऑफ सेट्स कर सकता हूँ। बैक ऑफ सेट्स करना वॉल्यूम वर्क के लिए ज़रूरी है, टॉप हेवी सेट्स करना स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है, बिकॉज स्ट्रेंथ इज़ अ स्किल फर्स्ट। जो आप वो सेम लोड पर्टिकुलर एक्सरसाइज में बार बार उठा रहे हो, उसके साथ आपकी बॉडी फेमिलियर हो रही है, तब आप उसको डेवलप कर पाते हो। तो इस तरीके से आप दोनों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो ट्रेनिंग में। और 5 वीक्स के बाद आप फिर से अपना एक मैक्स आउट एफर्ट सेट टेस्ट कर सकते हो। अगर वो बड़ा है तो आप इसी हिसाब से अपना प्रोग्राम और आगे बढ़ा सकते हो। नाउ सपोज़ आप 100 kg से 6 रेप्स कर पा रहे हो, तो उस हिसाब से आप अपनी ट्रेनिंग मॉडिफाई कर सकते हो या फिर एक हैवियर वेट से फिर से ये चीज़ इम्प्लीमेंट या अटेम्प्ट कर सकते हो। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया जो मुझे अभी रिसेंटली किसी ने पूछा था कि व्हाट डू यू डू व्हेन यू डोंट फील मोटिवेटेड या फिर जिम में जाके वर्कआउट करने की एनर्जी फील नहीं हो रही है। तो ये हैक है जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ और जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको भी सजेस्ट करता हूँ, और कमेंट्स में वैसे जो भी पूछ रहा होता है मैं उनको यही बताता हूँ कि मैं अपने उस दिन की टॉप 2 फेवरेट एक्सरसाइज सेलेक्ट करता हूँ कि जिसमें मेरे को मज़ा आता है करने में, और मैं उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ।
और सरप्राइजिंगली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि या तो मैं उसमें रेप पी आर या फिर वेट पी आर हिट कर देता हूँ, और वो मुझे एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट देता है, और उसके बाद आई एंड अप डूइंग द एंटायर वर्कआउट, या फिर मैं बस वो दो एक्सरसाइज करके भी सेटिस्फाइड फील कर रहा होता हूँ। बैड वर्कआउट इज़ नॉट अ बैड वर्कआउट, अ बैड वर्कआउट इज़ द वर्कआउट जो आपने कभी करा ही नहीं, मतलब उसे अटेम्प्ट ही नहीं करा। तो इट्स बेटर कि आप ये अप्रोच करके कर सकते हो। दो एक्सरसाइज या एक एक्सरसाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं बस आज जाऊँगा और मुझे सिर्फ डेडलिफ्ट करनी है सपोज, तो आप जाके सिर्फ डेडलिफ्ट करो। इट्स बेटर कि आप कुछ करो बजाय कि कुछ ना करो। न्यूट्रिशन पे थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स। प्रोटीन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जितने भी मील्स खा रहे हो, एवरी मील शुड कंटेन गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन इट। और प्रोटीन आपका फर्स्ट क्लास सोर्सेस होना चाहिए, विच मीन्स एक एनिमल बेस्ड सोर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मीट एंड एग्स ही खाओ। अगर आप वेजिटेरियन हो तो डेयरी पे डिपेंड कर सकते हो या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स। एक वेजिटेरियन होने की वजह से आपको वे प्रोटीन पे ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा, बिकॉज इतनी ज़्यादा और फर्स्ट क्लास सोर्सेज ऑफ प्रोटीन बचती नहीं है। स्पेसिफिकली अगर प्रोटीन सोर्सेज होती भी हैं वेजिटेरियन फूड्स में, तो दे ऑल्सो कम विद हाई फैट कंटेंट। हाई फैट से ऐसी कोई इशू नहीं है, बट व्हेन यू ट्राइंग टू मैक्सिमाइज प्रोटीन इनटेक और अगर उसके साथ साथ फैट इनटेक भी बढ़ता जा रहा है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक इशू क्रिएट कर सकता है इफ़ यू ट्राइंग टू गेट लीन। इसलिए लो फैट पनीर, लो फैट कर्ड एंड वे प्रोटीन एक वेजिटेरियन के लिए अच्छे सोर्सेज हो गए। और अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो और नॉन वेज फूड खा के आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो, तो आपको वे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। बट तब आप वे प्रोटीन को अपनी कन्वीनियंस की तरह यूज़ कर सकते हो कि अगर मैं रश में हूँ, हरी में हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ और मैं अभी खाना नहीं खा सकता, तो आई कैन जस्ट मेक अ शेक और अ प्रोटीन बोल एंड जस्ट ईट इट। या फिर मैं उसे कैरी कर सकता हूँ अगर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो। एक शेकर, एक प्रोटीन का पाउच या फिर एक छोटे बॉक्स में आप प्रोटीन कैरी कर सकते हो। इट मेक्स इट ईजियर। इट्स नॉट कि आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर किसी फंक्शन में जा रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस नहीं बचता है, बल्कि ये हम खुद को ट्रिक करने की या फिर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ताकि मैं जो मेरा मन कर रहा है वो मैं खा पाऊँ। तो इस चीज़ का ध्यान दो। और दूसरा, कार्ब्स पे आते हैं। आई ईट कार्ब्स, बट आई ऑल्सो एडवोकेट रीडिंग अबाउट what you can be or how you can perform while not eating carbs। तो एक बुक है द आर्ट एंड साइंस ऑफ लो कार्ब परफॉर्मेंस, वो मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है आप कार्ब्स मत खाओ, बट यू शुड ऑल्सो नो कि आपकी बॉडी लो कार्ब पे भी कैसे फंक्शन कर सकती है। मेरे ख्याल से बेस्ट ये रहना चाहिए कि आपकी बॉडी के पास एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू switch from fat for fuel and glucose for fuel when readily available। और ये कैपेबिलिटी आपकी बॉडी में तभी आ पाएगी जब आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी हाई रहेगी और आपका फूड के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, विच मीन्स यू आर ईटिंग क्लीन एंड देन मोस्टली थ्रू होल फूड्स। नेक्स्ट, कार्ब्स मोस्टली अराउंड योर वर्कआउट्स रखो, ये तो सब बताते हैं। बट मान लो अगर आप अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करते हो तो यू डोंट नीड टू कीप योर कार्ब्स मोस्टली अराउंड योर वर्कआउट। आप उसे इवनिंग में भी खा सकते हो और सुबह आप वेल फेड और एनर्जेटिक फील करोगे। रात को मैं मोस्टली कार्ब्स खाने के लिए इसलिए बोलता हूँ बिकॉज यू आर मोर लाइकली टू चीट ऑन योर डाइट रात के टाइम में। तो इट्स बेटर कि मोस्टली आपका कार्ब इनटेक लेटर हाफ ऑफ द डे में रहे। और अगर आपका वर्कआउट यूजुअली शाम को ही होता है तो वो तो बेस्ट केस सिनेरियो हो गया आपके लिए। नेक्स्ट, फैक्ट पे आ जाते हैं। रीज़न कि मैं 3 कंसेक्यूटिव कॉम्पिटिशन खेल पाया और आई वॉज हैप्पी थ्रू आउट द प्रोसेस इज़ बिकॉज मेरा फ़ैट इनटेक अच्छा था और मोस्टली घी, बटर या फिर सैचुरेटेड फैट था। मोस्टली लोग गलती ये करते हैं कि अगर वो अपना फ़ैट इनटेक रखते भी हैं तो नट्स एंड सीड्स से रखते हैं, विच इज़ नॉट आइडियल अकॉर्डिंग टू मी। आई थिंक saturated fat directly translates to cholesterol and then which directly translates to your test levels। आप गूगल करो, चैट जीपीटी करो, कुछ भी करो और देखो हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड एंड रिलेटेड। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके उसकी साइंस में इतना नहीं जाना चाहूँगा। ऑल्सो कोलेस्ट्रॉल इज़ योर बॉडीज़ मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। अगर वो हाई है तो आपको देखना चाहिए कि वो हाई किस लिए है, ना कि उसको सप्रेस करने की कोशिश करी जाए।
आपको रीजंस देखने चाहिए कि वो हाई क्यों है, एंड देन वो रीजंस को रेक्टिफाई करना चाहिए, ना कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल सप्रेस करना चाहिए। स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज में हो और आप अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, घर का खाना खा रहे हो, घर का खाना खाओ, बट विद दैट मील ऐड सम कर्ड, ऐड सम पनीर, ऐड अ एग, या फिर मीट का थोड़ा पोर्शन ऐड कर सकते हो। और अगर आप कह रहे हो कि घर वाले वे प्रोटीन नहीं लेने दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको पहले वो चीज़ डिमांड करने के लिए वर्दी होना पड़ेगा, विच मीन्स कि एक इक्विवेलेंट एक्सचेंज रखो अपने और पेरेंट्स के बीच। गेट गुड ग्रेड्स, गेट बेटर इन स्पोर्ट्स, अपने स्कूल से स्टेट्स खेलो, नेशनल्स खेलो, एंड देन अगर आप वो चीज़ डिमांड करोगे तो कोई भी पेरेंट आपको हैप्पीली देगा, कंसिडरिंग उनका बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नॉट जस्ट इन एकेडमिक्स बट ऑल्सो इन स्पोर्ट्स। आपको ईजीली कंज्यूम करने देंगे, एंड देन इट विल बी ईजियर फॉर यू। जस्ट बिकॉज यू आर born, that doesn't make you entitled to anything. You should try yourself and become worthy of it. तो इसलिए पहले गुड ग्रेड्स, गुड इन स्पोर्ट्स, एंड देन डिमांड प्लेस करो। लास्ट में आ जाते हैं सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स में यू टेक अवे प्रोटीन। अगर आप अपने होल फूड से अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, यू स्टिल गेट अवे प्रोटीन, तो वो जो मैंने कन्वीनियंस वाली बात करी थी उसके लिए। एंड गेट योर D3 चेक्ड, और अगर आपका D3 लो है तो D3 सप्लीमेंटेशन करो। बाकी उसके अलावा ZMA एंड क्रिएटीन। क्रिएटीन अगर आप डेली कंजम्पशन करोगे, उसका रेगुलर रहेगा, उसे छोड़ोगे नहीं, तब वो हेल्प करेगा जब आपकी क्रिएटिन लेवल्स बॉडी में सैचुरेट हो जाएंगी। उसके बाद सैचुरेशन के लिए यू डोंट हैव टू टेक अ हायर डोज, यू जस्ट हैव टू कंटिन्यू टेकिंग क्रिएटिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद ही आपको उसके बेनिफिट्स पता चलेंगे। और हायर डोज ऑफ क्रिएटिन गिव्स कॉग्निटिव बेनिफिट्स, वो तो अब ऑलमोस्ट सबको पता ही है। 0.1 इंटू योर बॉडी वेट करो, एंड देन जितना भी आ रहा है नंबर, उतने ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन कंज्यूम करो, नॉट 3 और 5। स्ट्रेंथ बेनिफिट्स में भी मिल जाएंगे 5 ग्राम से भी, बट इट्स बेटर टू कंज्यूम अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट एंड नॉट जस्ट अ रैंडम नंबर जो भी मिल गया हो। ZMA इसलिए बोल रहा हूँ, इन डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दे दूँगा, बिकॉज ये थोड़ा बेसिक वीडियो है। मोटा मोटा ऐसा समझ लो कि द मोर स्ट्रेस योर बॉडी इज, बॉडी डिप्लीट्स जिंक, मैग्नीशियम एंड B6 फास्टर, और ये आपकी एक बेटर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो ये ज़रूरी है। आइडियली आपकी डाइट के थ्रू भी आपको ये सारी चीज़ें मिलना चाहिए, बट एज अ कॉशनरी थिंग आप इसे सप्लीमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ और लेने की इतनी ज़रूरत है। अगर आप ये सारी बेसिक चीज़ें कर रहे हो तो रिज़ल्ट इनएविटेबल है। अब बात आती है कंसिस्टेंसी की, और कंसिस्टेंसी विद एफर्ट टू प्रोग्रेस एंड गेट बेटर, और उसके साथ टाइम की, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग और बिल्डिंग स्ट्रेंथ इज़ नॉट समथिंग जो आप इमिडिएटली बना लो, इसमें टाइम लगता है, तो आपको इस प्रोसेस को टाइम देना पड़ेगा। टू कंक्लूड, मैं एक कोट एंड अ स्टोरी रिलेटेड टू इट बताना चाहूँगा, जो आई गेस सब ने ही सुनी पड़ी होगी। इट्स स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जहाँ पे एक टॉर्टोइज चैलेंज करता है एक रैबिट को टू अ रेस, एंड देन हाउ द टॉर्टोइज विंस। और इट्स नॉट दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इट्स स्टडी विंस द रेस। वो एक पर्सपेक्टिव में व्हेन कंपेयर टू अ रैबिट स्लो होगा, बट क्या वो स्लो स्पीड से मूव कर रहा है इन कंपैरिजन टू हिमसेल्फ, वो अपना मैक्स पोटेंशियल पुश करके रन करने की कोशिश कर रहा है। इट्स स्लो इन कंपैरिजन टू अदर्स, बट नॉट इन कंपैरिजन टू हिमसेल्फ। तो वैसे ही आप अपनी पेस देखो कि क्या आप अपनी मैक्सिमम आउटपुट और पोटेंशियल से खुद को पुश कर पा रहे हो, और एक स्टेडी प्रोग्रेशन पे ध्यान दो। रेस्ट, एवरीथिंग टेक्स टाइम, एंड इन ड्यू टाइम, जब भी टाइम होगा, आपकी फिज़ीक आपको बनती हुई और आपकी स्ट्रेंथ लेवल्स आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी।